जय हिंद दोस्तों। आज इस संविधान को आगे लेकर चलने की कोशिश होगी। पूर्व के वीडियो में मैंने संविधान की प्रारंभिक जानकारी आप तक रखने का प्रयास किया था। मैंने आपको बतलाया था कि भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है और विभिन्नताओं में एकता के गुण को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान भागों में, अनुच्छेदों में एवं अनुसूचियों में विभाजित है। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और मूल 8 अनुसूचियों के साथ निर्मित हुई थी। लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या विभिन्न संशोधनों के उपरांत 25 हो चुकी है और अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप से 395 रहने के बावजूद भी अनुच्छेदों में कई सारे संशोधन क्लोजेस की संख्या बढ़ जाती है, जिन बढ़ी हुई क्लोजेस के कारण अनुच्छेदों की संख्या 395 की जगह 450 से भी ज्यादा हो चुका है वर्तमान में। आप अनुसूचियों की संख्या 12 देखेंगे। इस प्रकार से भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 वर्तमान एट प्रेजेंट, अनुच्छेदों की संख्या 450 बतलाई जा रही है और अनुसूचियों की संख्या 12। भाग की चर्चा हमने पूर्व में किया था कि भाग के महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या है और भाग में किन किन चीजों का उल्लेख है। समरी के तौर पे एक बार पुनः याद करें। आप भाग 1 में आप संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख देखते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख ये पूर्व के वीडियो में भी आपको नजर आएगा। तो उल्लेख आप क्या याद कर पाए हैं या चीजों को भूल जाते हैं, ये देखने को मिलेगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र जिसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में देखने को मिलता है। आप भाग 2 की बात करोगे, भाग 2 में नागरिकता की उल्लेख मिलती है। नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग में एकल नागरिकता की बात होती है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। भाग 3 याद रखेंगे, ये मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में आप मूल अधिकारों का वर्णन देख पाएंगे। भाग 4 में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मूल संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि मूल अधिकार का संरक्षण न्यायालय के द्वारा दी जाती है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विभिन्न पहलुओं के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। भाग 4 क में आप देखोगे मूल कर्तव्य की उल्लेख है और आप पूर्व से जानते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में 10 थी, लेकिन संविधान के 86वें संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाती है। भाग 5 में संघीय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। संघीय व्यवस्था आप जानते हैं कि किसी भी देश की सरकार जो है 3 भागों में विभाजित होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में। तो केंद्र के लिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका किस प्रकार की कार्य कर रही है, इन सभी चीजों का आप उल्लेख देखेंगे। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए 52 से 151 तक। ये भाग क्यों याद रखने पड़ते हैं? कभी कभी आपको
परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल पूछ दिया जाता कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तब आप बतला पाते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। विभिन्न एग्जामिनेशन में मोड ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं, इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा कि संविधान की जटिलताओं को समाप्त करते हुए इसको सबसे सरल सब्जेक्ट के रूप में आप तक पहुंचा पाए। आप नजर रखिए और जिन तथ्यों को आप तक हम रखने का प्रयास करते हैं उन चीजों को आप याद रखने की कोशिश करेंगे, तब आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक भी ऐसे सवाल से रूबरू नहीं होना होगा जिसका उत्तर आपके पास नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे भाग 5 के बाद भाग 6 का उल्लेख मिलता है। 6 में राज्य व्यवस्थापिका की बात होती है और इसके लिए आपने देखा है कि अनुच्छेद 152 से 237 तक में इन चीजों का उल्लेख है। भाग 7 जो कि निश्चित हो चुकी है, मतलब समाप्त कर दिया गया है, और भाग 7 में अनुच्छेद 238 का उल्लेख था और अनुच्छेद 238 में पूर्व में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों को ABCD 4 ग्रुप में विभाजित की गई थी। और आपको याद होगा कि संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत, संविधान के 7वें संशोधन आप देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूर्व से 4 ग्रुप में विभाजित राज्यों का एकीकरण करके एक प्रकार के राज्यों को स्थापित की जाती है और भाग 7 समाप्त कर दिया जाता है। संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत भारत में एक प्रकार के राज्य की स्थापना होती है। तो ये भाग 7 क्या है? तो भाग 7 समाप्त हो चुकी है। भाग 7 में अनुच्छेद 238 का उल्लेख था, जिस अनुच्छेद 238 को संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत 1956 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। 1956 ईस्वी में किस चीज की समाप्ति होती है? तो पूर्व से जो राज्यों को 4 अलग अलग ग्रुपों में विभाजित की गई थी उन सभी प्रकार के ग्रुपों का एकीकरण करके बाद में एक संघीय राज्य की स्थापना की जाती है। ये भाग 7 में आप देख पाएंगे। भाग 8 आपको याद है कि भाग 8 में आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जो आपका यूनियन टेरिटरी क्षेत्र होते हैं, जिसको आप संघ शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, और भारत में संघ शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। तो संघ शासित प्रदेश जो 8 आपके हैं, 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भाग 8 में आपको देखने को मिलता है और संघ शासित प्रदेशों के लिए संविधान में अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक आपको विभिन्न प्रावधान देखने को मिलेंगे। आपकी एग्जामिनेशन में अगर पूछ देते हैं कि संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में 8 है, पूर्व में 7 था, कुछ दिनों के लिए बढ़कर ये 9 हो गई थी तब जब 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिए थे, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लेकिन बाद के दिनों में देखेंगे कि पुनः 2 केंद्र शासित प्रदेशों का 26 जनवरी 2020 को एकीकरण हो जाता है, जिस कारण से वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भाग 8 में मिलती है, अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक। भाग 9 आप याद रखेंगे कि भाग 9 में आपके पंचायत का उल्लेख मिलता है भाग 9 में, और आपको यह भी मालूम होगा कि 9A में आपको नगर पालिका का उल्लेख मिलती है और 9B में स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय समितियां, तो इन चीजों का भी याद रखना पड़ता है, आपको याद रखने की कोशिश होनी चाहिए। पंचायत का उल्लेख भाग 9 में है
और इसको हमने पूर्व में, क्योंकि पूर्व के वीडियो में विश्लेषण किया है, इसके सभी तथ्यों को रखने की कोशिश की है। तो पंचायत के संदर्भ में आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 243 में उल्लेख है, आप इसको देख पाएंगे। भाग 9 के बाद भाग 10 में किस चीज की उल्लेख मिलती है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाग 10 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र का वर्णन मिलता है। देश में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जो विशेष प्रावधानों के साथ क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, उन विशेष क्षेत्रों का उल्लेख आपके भाग 10 में वर्णित है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलती है, तो अनुच्छेद 244 से 244 ये तक। इन महत्वपूर्ण भागों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले दिनों में संविधान की जटिलताओं को आसान बनाने में सहूलियत होगी और आप देख पाएंगे कि जटिल विषय को आप कितने सरल ढंग से न केवल समझ पा रहे बल्कि याद रख भी पा रहे। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघीय व्यवस्थापिका, भाग 6 में राज्य व्यवस्थापिका, भाग 7 निश्चित हो चुका है। भाग 8 में किस चीज का उल्लेख है, तो भारत के संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भाग 9 पंचायत, भाग 10 भारत के विभिन्न शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए तक। अब कुछ और महत्वपूर्ण भागों को आप याद रखना चाहिए, आप याद रख पाएंगे, आपको याद रखने की कोशिश करते रहनी है और बार बार इस बात को याद रखना है कि विद्या कंठ और पैसा गठ। जो विद्या आपके कंठ में ना होगी उस विद्या की कोई उपयोगिता नहीं है, और जो पैसा आपके गठरी में ना हो उस पैसे की भी कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि जरूरत के वक्त दोनों ही धोखा दे सकता है। तो याद रखिए कंठ में अपने विद्या को, और अगर आप ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप सबसे ज्यादा सफल होने की संभावना को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां देखने वाली भाग है भाग 10 के बाद भाग 11 की चर्चा। भाग 11 में क्या मिलता है, तो केंद्र एवं राज्यों के संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध की चर्चा हो रही है। भाग आपके 11 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, इस चीज को याद रखना है कि 245 से लेकर के आप देखेंगे कि किस प्रकार से 263 तक जो है आपका ये केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की चर्चा मिलती है आपको। अब आप समझ सकते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में किस किस प्रकार के संबंध होंगे। इस पे विश्लेषणात्मक अध्ययन हम लोग आने वाले क्लासेस में कर पाएंगे। अभी वर्तमान में केवल इतना याद रख पाओ आप कि भाग 11 केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब भाग 12 की बात करेंगे, और भाग 12 में आपने देखा है कि किस प्रकार से आपका बीत, संपत्ति, संविदाएं, वाद, इन चीजों का उल्लेख मिलता है। बीत, संपत्ति, वाद, संविदाएं। आप संपत्ति संबंधी अभी आपने देखा ही होगा कि अनुच्छेद 300 जो होती है, संपत्ति का अधिकार पूर्व में कानूनी या मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर के अनुच्छेद 300 क्लोज ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दी गई है। तब भाग 12 में किस चीज की उल्लेख है, तो भाग में बीत, संपत्ति, संविदाएं, वाद, इन चीजों का उल्लेख मिलता है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 364 से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 300 क्लोज ए तक। भाग 13 आपको याद होना चाहिए, राज्य की सीमा के अंतर्गत
व्यापार वाणिज्य समागम, इन चीजों का उल्लेख होता है। राज्य के अंदर जो व्यापार होती है, जो वाणिज्यिक व्यवस्थाएं होती है, जो विभिन्न समागम होती है, उन सभी चीजों का उल्लेख जो है भाग 13 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 के बीच में आपके भाग 13 का उल्लेख मिलता है। हम भाग 14 छोड़ देंगे जो अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 की बात करेंगे। आपने सुन रखा होगा कि भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। भाग 15 में ही निर्वाचन आयोग गठित होती है, जो भाग के विभिन्न प्रकार के चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने का काम करते हैं। आप देखोगे कि राष्ट्रपति से लेकर के आपके राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद सभी प्रकार के चुनाव को संपादित करने का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। और उस निर्वाचन आयोग का गठन भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में वो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एक निर्वाचन आयोग होता है। और निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रकार के कार्यों को आप 329 क्लोज ए तक देख पाएंगे। भाग 16 में आपको याद रखना होगा, ये कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध का उल्लेख भाग 16 में मिलती है। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध का उल्लेख है। किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक? 330 से 342 तक। कुछ विशेष वर्गों के लिए, अब आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन क्लासेस के लिए आपका लोकसभा हो या आपका विधानसभा हो, इन जगहों पे आप आरक्षित सीटों की व्यवस्थाओं को देख पाते हैं इनका। तो ये कुछ विशेष वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं, उन विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 16 में मिलती है। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक में वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य वर्णित है। तो आप भाग 16 के बाद भाग 17 को याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रभाषा का नहीं। आपने देखा होगा राज्य की भाषा आपका हिंदी है, और आपने देखा है कि किस प्रकार से लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है। और इन चीजों का उल्लेख, अभी भी भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं, एक देश एक भाषा, इस पे कई दिनों से, कई वर्षों से विचार पोषित होती आ रही है। लेकिन अभी भी हम लोग अलग अलग हर 2 किलोमीटर पे किसी एक नई भाषा को पनपते फलते फूलते देख पाते हैं। शायद यही हमारी खूबसूरती भी है कि विभिन्नताओं में एकता का परिचय लगातार मिलता रहता है। और हम विभिन्न स्वरूप के लोग, भाषा, रूप, रंग, आकार, प्रकार, सभी प्रकार से अलग होने के बावजूद भी एक है। ये हमारे देश की सर्वाधिक खूबसूरत पहलू है। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 343 से आपकी 351 तक में राजभाषा का उल्लेख है। भाषा हिंदी और लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है। भाग 18 आपको हमेशा याद रखना होगा कि 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध की जब चर्चा सुनने को मिलती है तो आप समझ जाते हैं कि जब देश गंभीर संकटों से गुजर रहा होता तो आपको कई प्रकार के उपबंध हैं जो राष्ट्रपति के माध्यम से पोषित होती है। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आपात उपबंध की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा है कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 यानी 360 यानी आपने देखा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और राज्यों में जब वित्तीय परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो आप अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। आप इस प्रकार से भाग 18 में क्या है तो आपात उपबंध है। इस आपात उपबंध के विशेष पहलुओं की चर्चा बार बार करने को मिलती है, देखने और सुनने को मिलता है, क्योंकि ये आपात उपबंध में कई प्रकार के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है।
तो हम जिन मौलिक अधिकारों को अपने सजोए रहते हैं उन अधिकारों का भी हनन किया जा सकता है विशेष प्रावधानों के अंतर्गत। भाग 18, भाग 19 की जगह पे आप भाग 20 को याद रखेंगे। भाग 20 जिसमें क्या है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की उल्लेख है। संविधान में संशोधन, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में मिलती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये महत्वपूर्ण भाग है। आप देखो, आप पीसीएस के लिए जा रहे हो, एसएससी के लिए जा रहे हो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हो, समान अध्ययन के पेपर से रूबरू होने का मौका मिलता है। और समान अध्ययन के पेपर में कई सारी जटिलताएं हैं। अगर उसको समुचित और सरल ढंग से पढ़ने का प्रयास नहीं किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप इस विषय को समझने में कामयाब नहीं हो पाते और धीरे धीरे इस विषय से दूर होते चले जाएंगे और नतीजा जो आपकी संभावित सफलता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये भाग को मस्तिष्क में पहले बैठा दो और उसके बाद अभी हम फिर से बात करेंगे आपकी अनुसूचियों पे। एक बार रिवीजन करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप याद करोगे। आप देखो भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 36 तक। सही है क्या? नहीं, 12 से 35 तक। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 को आप मूल कर्तव्य देखेंगे और भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। भाग 5 संघीय व्यवस्थापिका जिसके लिए अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 1 से 51 तक। भाग 6 में राज्य की व्यवस्थापिका देखेंगे जिसके लिए आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। भाग 7 जो निश्चित हो चुकी है उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 238 का प्रावधान था। भाग आप 8 देखोगे जिसके अंतर्गत देश में संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 239 से 242 तक प्रावधान है। आप भाग 9 में पंचायत संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख देखते हैं अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और भाग 10 में आपको याद होना चाहिए कि भाग 10 में आपके देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशेष क्षेत्र जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ए तक। और भाग 11 केंद्र एवं राज्यों के संबंध को दर्शाता है और केंद्र एवं राज्यों के संबंध के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक आप देखोगे। और उसके बाद भाग 12 की बात होती है जिस भाग 12 में आप बीत संपत्ति संविदाय वाद इन चीजों का उल्लेख मिलते हैं अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 क्लोज ए तक। फिर भाग 13 में देखोगे कि राज्य के अंदर किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य समागम इन चीजों का उल्लेख मिलते है किस अनुच्छेद से अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। आपको भाग 15 याद रखना होगा। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की उल्लेख है और निर्वाचन आयोग के गठन से लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का उल्लेख जो होता है वो होता है आपके अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 क्लोज ए के अंतर्गत। निर्वाचन के बाद आपको भाग 16 देखने को मिलते हैं। भाग 16 में आप क्या याद रखते हो? तो भाग 16 में आप याद रखते हैं कि भारत के कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक में। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत। तो भाग आपके जो भाग 18 हैं 352 से लेकर अनुच्छेद
360 के महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख आपको भाग 18 में मिलती है आपात उपबंध के अंतर्गत, और भाग 20 जिसको आप भूल नहीं सकते, जिसमें आपके अनुच्छेद 368 का उल्लेख है, और 368 आपके संविधान में संशोधन के प्रावधानों का उल्लेख करता है। उम्मीद करते हैं कि आप न केवल इन चीजों को याद रखेंगे, बल्कि अगर मेरा प्रयास आपको सही लगता है, हम आपको बार बार कहना चाहते हैं, आपका स्नेह मेरे चैनल के प्रति कितना है, आप खुद सब्सक्राइबर बढ़ने वाली संख्या को देख सकते हैं। आपका प्यार है जो मुझे प्रेरित कर रहा है क्लासेस को कंटिन्यू आप तक पहुंचाने के लिए, और सिस्टमेटिक ढंग से 1 by 1। अभी हम अनुच्छेदों की बात, अभी आपको भागों की बात, अनुसूचियों की बात करेंगे, अनुसूचियों के बाद अनुच्छेदों की बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरा एक ही मूल मंत्र है, विद्या कंठ। आपको विद्या अपने कंठ में रखनी होगी और लगातार इसके लिए प्रयास करना होगा। जिसको जितनी बड़ी सफलता चाहिए उसको उतनी बड़ी संघर्ष करनी होगी। आप जमकर शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइबर की संख्या जल्द से जल्द पार करनी चाहिए, उतनी जरूर कि आपका सारंग भी पूरी भारत में स्थापित हो पाए। क्योंकि हमारे पास एक ही मूल मंत्र है काम करने का, कि 2021 में आपका ये चैनल पूरे भारत में देखा जाए और आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो पाए, आने वाली परीक्षाओं में आप पास कर पाए। क्योंकि विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, बातों को कम, तथ्यों को आप तक ज्यादा रखने की कोशिश की जाएगी। और इसलिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है कि आप केवल देखो, इस वीडियो को हर उस जगह तक पहुंचाने की दायित्व आपकी है जहां तथ्यों को सरल ढंग से पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।